फास्ट ओरिजिनल क्वेश्चन सीरीज 2026 के लिए इंग्लिश का सेक्शन आज हम करेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे। हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा कि सिनोनिम आपने चूज करना था। एपीलॉग इसका सिनोनिम था कंक्लूजन। एपी मीन इस आपको याद करवा दूं कि यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ जो है वो एंड पर होती है, वो बात जो एंड पर होती है, एंड चूँकि ई से स्टार्ट होता है इसलिए एपी होगा यहाँ पर। और स्टार्ट जो है, इंट्रोडक्शन जो है, उसके लिए जो बात आप करेंगे उसको आप प्रो कहेंगे। अब बात यह है कि फिर बात को क्या कहेंगे? बात को LOGUE लॉग लॉग कहेंगे। तो अगर आप कहानी जब लिखते थे, मॉरल स्टोरी लिखते थे, तो शुरू में आप कहते थे कि कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आइए एक स्टोरी बयान करते हैं। तो कहानी बयान करने से पहले जो तमहीद बांधते हैं, जो पहले आप बात करते हैं, लॉग का मतलब होता है बात। जो बात आप कहानी शुरू करने से पहले कहते हैं उसे कहते हैं प्रोलॉग। जब कहानी ख़त्म हो जाती है तो उसके आप कहते हैं कि सच है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये कहानी का हिस्सा नहीं होता, ये कहानी के बाद की बात होती है। तो जो एपीलॉग होती है ये बाद वाली होती है। तो इस तरह से लॉग का मतलब होता है बात। एक बंदे की बात है, नॉमेनक्लेचर में आप कहते हैं मोनोलॉग, मोनो एक, डाई मीन दो, डायलॉग। इसी तरीके से प्रोलॉग, इसी तरीके से एपीलॉग। तो लॉग कहते हैं बात को, तो ये मोनो कहते हैं एक बंदे की बात। प्रोलॉग आपको पहले बता दिया, ये वो होती है जो कि आप पहले बात करते हैं और ये इंट्रोडक्शन के लिए होती है। ये दोनों एक बात हुई। मोनोलॉग एक बंदे की बात होती है। तो कंक्लूजन आपका आंसर हुआ। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है जेनोसाइड। याद रखिएगा कि साइड का जो वर्ड है ये किलिंग को शो करता है। जिस तरह से सुसाइड अपने आप को मार लेना, जर्मिसाइड्स जर्म को मार देना, हर्बिसाइड्स जड़ी बूटियों को मार देना। इसी तरीके से यहाँ पर आपने देखा जेनोसाइड। जेनोसाइड कहते हैं पूरी नस्ल को नस्ल कुशी कर देना। तो यहाँ पर आपके पास हो गया मैस स्लॉटर, मैस बुचरिंग, बुचरिंग, स्लॉटरिंग, SLAYING, स्लेइंग। इन सब का मतलब होता है कत्ल कर देना। मैस का मतलब है ऑन अ ह्यूज स्केल। सो थर्ड ऑप्शन सी इज योर आंसर। माइग्रेशन, प्रोटेक्शन और सेलिब्रेशन आसान वर्ड थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बैश, गिवन वर्ड आपके पास है बैश, बैशिंग मीन थ्रैशिंग, बैशिंग मार कुटाई करना, और इसका आंसर हुआ आपका बीटा। प्रेज तारीफ करना, प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ करना, और हाइड छुपा देना। क्वेश्चन नंबर 4, कवियर अजीब, कवियर साउंड, कवियर लाइट। जिस तरह से अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट लेसन था, उसमें जब लोकस्ट बहुत सारी आ गई तो वो जो रोशनी थी वो अजीब किस्म की हो गई थी। उसको आपने कहा कि वो परवर्टेड लाइट भी थी और वो डिस्टॉर्टेड लाइट भी थी और बड़ी अजीब सी लाइट थी। कवियर लाइट भी आप उसको कहते हैं। तो कवियर का मतलब फिर क्या हुआ? कवियर का मतलब आपने देखा अजीब, ऑड हुआ। अच्छा, ये वर्ड और ये वर्ड ये दोनों मीनिंग के लिहाज से सेम है, और ये भी अजीब है, WEIRD, वियर्ड, अनयूजुअल, ये मीनिंग के लिहाज से सेम है। ये भी अनयूजुअल होता है, अनयूजुअल, और पिक्यूलियर ये भी पर्टिकुलर को कहते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे वर्ड सेम मीनिंग है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स फ्रॉम किप्स में हम पहली चीज़ ये बताते हैं कि रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जाम्स में, एंट्रेंस के एग्जाम में वो रैंडम क्वेश्चन देता है, कभी 2 फिजिक्स के आ गए, 3 केमिस्ट्री के आ गए, मैथ के आ गया, बीच में इंग्लिश का आ गया। इंग्लिश के क्वेश्चन में फिर वो मिक्सिंग करता है कि 2 सिनोनिम दे के तीसरा एकदम से एंटोनिम दे देगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि अब उसने एंटोनिम पूछा है। ए का मतलब होता है नॉट, जैसे सिमेट्री, एसिमेट्री, नॉट सिमेट्री। एन का मतलब ही होता है नॉट, जैसे नॉर्मल, अनॉमली, नॉट नॉर्मल। तो नॉट सिमिलर, ये तीनों वर्ड तो सिमिलर हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते। बाय एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन आप बच गए नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कवियर जो है ये नॉर्मल से हटके है, तो इसका एंटोनिम होगा नॉर्मल। तो आप कह लें एबनॉर्मल, एनॉर्मली, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इनहेरेंट। याद रखिएगा कि लफ्ज़ों का पहले आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करें। इन का मतलब होता है
अंदर, और इक्स का मतलब होता है बाहर। तो अगर कोई चीज़ आपके इनहेरेंट है, आपने इनहेरिट किया है, आपको इनहेरिटेंस मिली है, विरसा, जो कि आपको पैदाइशी तौर पे आपका हक है। इनेट भी कहते हैं, जो आपके अंदर कुदरती तौर पे मौजूद है। अगर कोई आदत कुदरती तौर पे आपके अंदर मौजूद है तो उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्ट। और जो बैरूनी दुनिया में आकर आप सीखते हैं वो आपकी हैबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो इनहेरेंट, अंदर पहले से मौजूद होना, बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होना, कंपनी की तरफ से फिट होकर आना। लेकिन आपको देखना है एंटोनिम। अगर ये अंदरूनी है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बैरूनी होगा। तो ये नेचुरल नहीं है, इसेंशियल, एक्वायर्ड ये है कि जो आपने बाहर से आके सीखी हैं। ये आदत ऐसी हैं जो आप पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे, वो इंस्टिंक्ट थी। और जो बैरूनी दुनिया में आके सीखी, ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, तेरी आदत ही ना हो, वो हैबिट जो है वो हम दुनिया में आके सीखते हैं किसी चीज़ को प्रैक्टिस करके। ऐसे ही एक्वायर्ड का मतलब है जो आप लेकर नहीं आए थे लेकिन आपने यहाँ आकर हासिल की है। थर्ड ऑप्शन सी होगा। अब मैंने कहा था इनेट और इनहेरेंट, ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। देखिएगा, इसके शुरू में भी इन है, इसके शुरू में भी इन है, ये दोनों सिनोनिम हैं। तो इस तरीके से इसेंशियल चीज़ होती है जो कि आपके साथ आती है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। नेचुरल, जो आपके कुदरती तौर पे पैदा होती है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम थे और हमें चाहिए था एंटोनिम। सो दैट वाज द रीज़न। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। इस तरह से टिप्स फ्रॉम किप्स की मदद से आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एसिजुअस, एसिजुअस 1, लेबोरियस 2, सेजुलस 3, एसिजुअस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, सेजुलस, इन सब का मतलब है मेहनती। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, ये आपका आंसर है, लेकिन आंसर नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आमतौर पे एंट्री टेस्ट में ए ऑप्शन आई कैचर होता है। आई कैचर का मतलब ये है जब आप भावनाओं में बह जाएं और जैसे क्वेश्चन देखा, मैंने कहा कि जी आपका वर्ड एसिजुअस, साथ में बता दिया कि लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, सेजुलस, ठीक है, और रिगरस, इन सब का देखें OUS इन सब का मतलब मेहनती, और आंसर हो गया ये मेहनती। अगर ये आंसर हो गया मेहनती तो ये भी तो मेहनती ही है। दो आंसर हो नहीं सकते। जो दो चीज़ें शक में डाल दें, दोनों को छोड़ दें। और गो बैक टू द प्लेसेस यू नो, जो चीज़ें आप जानते हैं। जानते क्या हैं कि सर ने बताया था कि रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एंटोनिम चाहिए है और एंटोनिम के लिए सर्टन सी बात है कि ये केयरलेस का वर्ड होगा। सेकंड ऑप्शन भी परसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज, लगातार काम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे और आपने उलट बताना है, एंटोनिम बताना है। इंडोलेंट, इन जो है आमतौर पे ये नेगेटिव वर्ड देता है। याद रखिएगा जब एंटोनिम का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द पोलैरिटी ऑफ द वर्ड। बाय पोलैरिटी ऑफ द वर्ड आई मीन कि आपने चेक करना है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, विच चार्ज इज़ दिस वर्ड कैरिंग। तो आपने देखा कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव का जो एंटोनिम होगा वो कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। पॉजिटिविटी ज़हन में लेकर आएंगे तो लेज़ी पॉजिटिव नहीं होता, हमें चाहिए एंटोनिम। ये इसका सिनोनिम तो हो सकता है। आइडल, सुस्त, लेज़ी का ही मीनिंग होता है। स्लगिश, सुस्त, लेज़ी का ही मीनिंग होता है। तो आइडल, सुस्त, लेज़ी का ही मीनिंग होता है। तो ये बच गया आपके पास ऑड वन आउट एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रूइन, तबाह कर देना, ये वर्ब है। एस लग जाएगा तो रूइंस, बाकियात, खंडरात, और खंडरात का मुताले को आर्कियोलॉजी कहते हैं आप। स्टडी ऑफ द रूइंस, रिमेन्स, रेलिक्स, RELICS, REMAINS रिमेन्स, और RUINS रूइंस, इन सब का मतलब है खंडरात, और खंडरात के मुताले को आर्कियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ द लेफ्ट ओवर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल। तो रूइन आपने तबाह करना, हमें एंटोनिम चाहिए। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम ये देखिएगा, ये तो सिनोनिम है, ये आंसर नहीं हो सकता। गिवन वर्ड नेगेटिव है तो ये वर्ड नेगेटिव है, आंसर नहीं हो सकता। डैमेज भी नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। याद रखिएगा डैमेज में और डैमेजेस में ये फ़र्क है। जब आपने कुछ चीज़ इंश्योर्ड करवाई हुई हो और जब इंश्योरेंस की रकम क्लेम करते हैं तो आप कहेंगे डैमेजेस हैव बीन
क्लेम्ड, तो वो जो तलाफ़ी की रकम जो होती है, जिसको आप कंपनसेशन कहते थे, जिसको आप इंडेमनिटी कहते थे, मैं बार बार मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप यही वर्ड घूम फिर के एग्ज़ाम में आते हैं, बिकॉज दे आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। चूँकि हम बहुत सारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की हम तैयारी करवा रहे होते हैं, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले वर्ड्स हमें याद होते हैं, वो हम अपने लेक्चर का हिस्सा बना देते हैं। अगर वैसे लिखें सारे वर्ड तो एक लेंथी डिस्कशन बन जाएगी, तो मैं अपनी बात में उन वर्ड्स का इजाफा करता हूँ। तो जो मैं वर्ड्स अलग से बोलूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डैमेजेस हो गया, रिस्टोर बहाल करना, और ब्रेक तोड़ देना, ये भी नेगेटिव है। सो दिस इज़ हाउ थर्ड ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। एंटरिम आपने देखा है, रूइन का जो है बहाल करना, ये तबाह करना, ये बहाल करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन के डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे। चूज द पेयर दैट इज एनालॉगस टू द पेयर गिवन अबव। आपके पास पेयर है फेज और सेगमेंट। फेज इज अ सेगमेंट वेयर एज चैप्टर इज अ सेक्शन। सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर है। फेज is a segment. Phase is not a part of segment. Phase is a section in the very manner. Chapter is a section. Second option B आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9, ये आपका आंसर हो गया जी। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। इफ़ दे डैश हार्डर दे वुड पास। आपको बताया था कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज हैं, इफ़ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो फिर क्या होगा, दूसरे हिस्से में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देखिएगा, ये वुड जो है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो पहले वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ये BED है, लेकिन अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर ये थर्ड फॉर्म कहलाती है, सेकंड फॉर्म नहीं कहलाती, और ये स्टडी फिर फर्स्ट फॉर्म है। सो वी आर लेफ्ट विद सेकंड ऑप्शन बी, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपने डायरेक्शन देखनी है। चूज द करेक्ट वन। व्हेन आई वॉज लिविंग इन पेरिस। ये क्या है, ये लॉन्गर एक्शन है, एक तवील काम है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने एक सवाल पूछा। तो लॉन्गर एक्शन क्या है, व्हेन आई वाज टीचिंग, तो उसने क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने में टाइम थोड़ा लगता है, तो यहाँ पर एक शॉर्टर एक्शन आना चाहिए था। तो शॉर्टर एक्शन जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ होता है, ना कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ होता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो जब आती है जब पहले वाला हिस्सा सेकंड फॉर्म में आए, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड। बी ऑप्शन देखिएगा, व्हेन आई हैड लिव्ड इन पेरिस आई मीट। आप यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में आ जाए तो दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पे पास्ट में आना चाहिए। ये मीट, मेट ये तो प्रेजेंट है, ये इस बात पर वजह से रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी देखिएगा, व्हेन आई लिव्ड इन पेरिस, ये हिस्सा पास्ट है। अभी हमने बात की कि अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में आ जाए तो दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर पास्ट में आना चाहिए। ये जो हैव है ये प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ सकता। टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए से गो ऑन एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू नो, हेंस यू आर लेफ्ट विद योर आंसर। व्हेन आई लिव्ड इन पेरिस आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। ये भी आपने देखा कि ये पास्ट है, और ये भी आपने देखा कि ये पास्ट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट फॉलोज पास्ट। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन आपने यूज़ करनी है। शी अपोलोजाइज्ड डैश प्लैकेट द एंग्री कस्टमर। इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम के लिए प्लैकेट। प्लैकेट, आप प्लैकेट करेंगे एंग्री कस्टमर को, तो क्या मतलब हुआ, एंग्री गुस्से वाला है, उसको प्लैकेट करेंगे तो उसका गुस्सा ठंडा करेंगे, उसको आप कूल डाउन करेंगे, उसको आप पैसिफाई करेंगे, उसको आप गुस्सा उसका ठंडा करेंगे। तो प्लैकेट द एंग्री कस्टमर। अपोलोजाइज उसने किया है, तो आपने पूछना है शी अपोलोजाइज्ड वाई। याद रखिएगा कि वाई के जवाब में हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, वी जॉइंड किप्स वाई, आप क्या कहेंगे, वी जॉइंड किप्स प्रिपेयरिंग एंट्री टेस्ट, और वी जॉइंड किप्स टू प्रिपेयर एंट्री टेस्ट। वी जॉइंड किप्स वाई टू प्रिपेयर। वाई जो है ये पर्पस को शो करता है, और पर्पस के लिए आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जिसको आप कहते हैं इन्फिनेटिव। और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू लग जाए तो इसे कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। सो
She apologized to placate the angry customer. आंसर आपके पास डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 13, he is eager to play football आता है, keen on होता है, he is keen on और eager to play आएगा और keen on playing आएगा। फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है। ही इज ईगर टू प्ले फुटबॉल, ही इज ईगर टू प्ले फुटबॉल, थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड किसने किया जी? तो ऑफ कोर्स बाय रेस, राइट। ही वोक अप, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताना है। आप ये नहीं कहेंगे 9 AM इन द मॉर्निंग, AM होता है इन द मॉर्निंग, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपने यूज़ करना है, तो ही वोक अप एट 9 o'clock, ठीक है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ड प्लैकेट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में होता है कि आपको कहते हैं कि ये पैराग्राफ है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर दें, और आगे जाके आपको शुरू में कहीं पर कहता है कि अच्छा जी उस पैराग्राफ में से एक लाइन दे के वो आपको कहता है इसकी पंक्चुएशन कर दें, इसको पंक्चुएट कर दें। बाय चांस ऐसे ही है, आज के पेपर में मैंने बताया कि शी अपोलोजाइज टू प्लैकेट द एंग्री कस्टमर। तो प्लैकेट का मतलब यहाँ पर क्या था? प्लैकेट का मतलब क्या था? गुस्सा ठंडा करना। बता चुका हूँ, ये नेगेटिव वर्ड है। एजिटेट करना, प्रोवोक गुस्सा दिलाना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। डिस्टर्ब, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव है। अपीज ठंडा करना, गुस्सा ठंडा करना, कूल डाउन करना, पैसिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास स्टेटमेंट ये रही कि आपने क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे डैश एवरी वीकेंड। याद रखिएगा, ये जो एवरी है ये एक रूटीन को शो करती है, और रूटीन जो है वो प्रेजेंटनेस को शो करती है। दे के साथ एस और इसका इजाफा नहीं हुआ करता। प्लेइंग कभी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के बगैर नहीं आया करते। तो अब ये कहा आपने एवरी, ये चूँकि रूटीन को शो करता है। रूटीन आमतौर पर वर्ब की पहली फॉर्म है। जो काम दुनिया में एक दफ़ा रूनुमा हुआ, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए वुड कटर, वो सेकेंड फॉर्म होती है। जो रूटीन के काम होते हैं, जो परमानेंट बेसिस पे होते हैं, वो सारे के सारी फर्स्ट फॉर्म होती हैं। तो इसलिए आपने कहा कि दे प्ले एवरी वीकेंड, वो हर एक वीकेंड पर खेलते हैं, लाइक दिस। अगला क्वेश्चन आपने देखा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, द एंटोनिम, इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। द एंटोनिम ऑफ द सोल, सोल एक को कहते हैं, सोल एक को कहते हैं, मोनो भी एक को कहते हैं। अच्छा, इसके जो उलट होंगे वो मल्टी हो सकते हैं, वो डाई हो सकता है, वो ट्राई हो सकता है, वो पोली हो सकता है। तो सोल सिंगल को कहते हैं, ये तो इसका सिनोनिम हुआ। ओनली भी सिंगल हो गया, यूनिक भी एक होता है। तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द एंटोनिम, आपने ये अपने आप को ज़रूर बताना है कि मैंने क्या करना है। एंटोनिम आपने फाइंड आउट करना है। अर्बन, अर्बन सिटी से रिलेटेड को कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। मॉडर्न भी शहरी ज़िंदगी को कहते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। अर्बन सिटी होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। जो बच गया वो आंसर है रूरल। याद रखिएगा कि अर्बन के साथ ई लगा दूं मैं आपको, URBANE, तो ये बन जाएगा सिविलाइज्ड, CIVILIZED, सिविलाइज्ड, महज़िब। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, द वर्ड अनोमली इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। याद रखिएगा कि सिनोनिम की को पूछने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, उसकी वर्डिंग ऐसे चेंज कर दी उसने कि क्लोजेस्ट इन मीनिंग, या तो वो कहेगा क्लोजेस्ट इन मीनिंग या आपको कहेगा सिनोनिम। इसी तरीके से वो समटाइम्स ये कहेगा मोस्ट नियरली ऑपोजिट। अगर ये कहेगा तो इसका मतलब वो एंटोनिम पूछ रहा है। समटाइम्स वो डायरेक्ट एंटोनिम पूछ लेगा, समटाइम्स वो ये वेरिएंट वर्डिंग कर देगा। सो रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है सिनोनिम। अनोमली आपको पता है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, इरेगुलरिटी को कहते हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन भी आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 21 में द वर्ड डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन जाहिर कर देना, क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी कि आपको फिर सिनोनिम फाइंड आउट करना है। डिस्क्लोज करना, हाइड तो उलट हो गया इसका, रिवील कर देना आंसर होता है, आंसर बीटा। डिनाई किसी हकीकत से इनकार कर देना, और कंसील छुपा लेना। ये हाइड और कंसील दोनों एक जैसे मीनिंग है, दो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द बेस्ट ऑप्शन, डोंट शाउट। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक मुकम्मल जुमले के बाद कभी भी खाली कॉमा नहीं आता, इसे कॉमा स्प्लाइस कहते हैं और ये रॉन्ग होता है। डोंट शाउट, आई कैन हियर यू मे बी योर आंसर। दो मुकम्मल जुमलों के दरमियान खाली कॉमा जो है वो कॉमा स्प्लाइस कहलाता है, वो भी रॉन्ग है। दो जुमलों के दरमियान अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो इसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं, ये भी रॉन्ग होता है। दो मुकम्मल जुमलों के दरमियान डैश नहीं लगाते, ये इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर है, डोंट शाउट। अब इसकी वजह क्या है, ये जो सेमी कॉलन है यहाँ पर इस सेंटेंस में, इसका मतलब है बिकॉज। अच्छा, अगर आप बिकॉज लिखोगे इसके दोनों के दरमियान में तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप इस बिकॉज को कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं और आप इस बिकॉज को कॉमा के बगैर भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये सेमीकोलन भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये 3 पॉसिबल वेरिएशंस थी जो कि बिल्कुल ठीक होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर आपका बीटा हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बेस्ट ऑप्शन आपने यूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन डैश एंड डैश। अब याद रखिएगा, ऑन एक प्रेपोजिशन है, ना सिर्फ ऑन बल्कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद प्रोनाउन अगर आपने यूज़ करना है तो प्रोनाउन के केस होते हैं 3। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव केस ही, पोजेसिव केस हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम। ऐसे ही आई सब्जेक्टिव केस, माई और माइन पोजेसिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा, दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद आफ्टर ऑल काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस वी यूज़ ओनली द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। जो कि प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट एंड पर आता है, ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ करेंगे। तो हिम और मी आएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, आई सब्जेक्टिव केस है, ये आंसर नहीं हो सकता। आई सब्जेक्टिव केस है, ये आंसर नहीं हो सकता। और फिर आपने कहा यहाँ पर ये भी आई है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। ही एंड मी, अब आप कहेंगे ही सब्जेक्टिव केस है, ये भी आंसर हो सकता है। हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये रहा हिम यहाँ पर। और इसी तरीके से मी आएगा और ये रहा मी। तो यूँ आपने कहा कि दुनिया के तमाम, ऑन एक प्रेपोजिशन है और दुनिया के तमाम तरह प्रेपोजिशनों के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है और ये हिम और मी आना चाहिए। दैट इज़ हाउ फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ योर आंसर, हिम एंड मी। 24 में द वर्ड एमॉर्फस, एमॉर्फस फास्फोरस आपने पढ़ा हुआ, कैरेक्टरलेस, शेपलेस, इरेगुलर होती है, फॉर्मलेस होती है। सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। क्लोजेस्ट इन मीनिंग, वेरिएशन देख लिया करें, इसका मतलब ये है कि वो सिनोनिम पूछना चाह रहा है। मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, इसका मतलब है एंटोनिम पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्शन आपके सामने ये रही। चूज द पेयर दैट इज एनालॉगस टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड गिवन अबव। ये आपके पास कैपिटलाइज्ड वर्ड, कोल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि स्पेसिफिक बात होती है कि कोल ब्लैक होता है। स्नो की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि स्नो वाइट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपके पास आंसर हुआ, ठीक है। और ये ऑगर जो है ये ड्रिल होती है जिससे कि वो सुराख करता है कारपेंटर, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई। बैटरी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। विक और कैंडल, विक किसे कहते हैं बेटा, ये आपके पास है कैंडल फॉर एग्जांपल। और ये कैंडल बनी हुई किस चीज़ से होती है, वैक्स से बनी हुई होती है, मोम से बनी होती है। और इसके अंदर ये जो फ्लेम होता है, इसके अंदर ये जो धागा लगा होता है जो फायर को कैच करता है, दैट इज़ कॉल्ड विक। तो ये क्या हुआ, विक इज़ ए पार्ट ऑफ, विक इज़ अ पार्ट ऑफ कैंडल। अब कैंडल के साथ इनके पेयर ऑफ वर्ड बनेंगे कैंडल के साथ कि विक इज़ अ पार्ट ऑफ कैंडल और कैंडल इज़ कंपोज्ड ऑफ वैक्स। तो इस तरह के एक्सपेक्टेड जो है प्रोबेबल मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द वर्ड एडवांटेज इज़ एड बी पॉजिटिव वर्ड है
और क्लोजेस्ट इन मीनिंग वंस अगेन उसने सिनोनिम पूछा, सिन मीन सेम, ये भी पॉजिटिव है और बेनी का वर्ड भी पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में द वर्ड यूजलेस, यूजलेस मोस्ट क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब है इसने आपसे सिनोनिम पूछा है और ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हेल्पफुल ये तो पॉजिटिव वर्ड है, इफेक्टिव ये तो पॉजिटिव वर्ड है, वैल्यूएबल ये तो पॉजिटिव वर्ड है, वैल्यू और ये फ्यूटाइल यूजलेस ये इसका आंसर हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैल्यू को अगर यूँ लिखेंगे अलग से तो VALUE आता है। अब आपको स्पेलिंग वो देता है, तो स्पेलिंग का जब क्वेश्चन आता है फास्ट में या नस्ट में, तो आप इसको यूँ ना करना वैल्यू और फिर एबल कर दो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी VALUABLE, वैल्यूएबल, जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपने इसमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। माँ वी अंडरस्टैंड यू, हम आपको समझते हैं। उसके बाद उसने कहा कि सेंटेंस स्टार्ट करना है। सेंटेंस के स्टार्ट में अब देखिएगा ये सब्जेक्ट है और ये सारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरी एक क्लॉज हुई। याद रखिएगा क्लॉज से पहले कभी डिस्पाइट नहीं आ सकता, क्लॉज से पहले कभी इंस्पाइट ऑफ नहीं आ सकता। अब देखिएगा कि ऑल दो के बाद कॉमा शुरू में सेंटेंस के अगर ऑल दो आ जाए तो कॉमा नहीं आ सकता। हाउ एवर ये जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, फुल स्टॉप के बाद नया लफ्ज़ सेंटेंस स्टार्ट ही हाउ एवर से होगा, तो पूरे सेंटेंस के लिए आता है। और जब कोई वर्ड पूरे सेंटेंस के लिए आए, शुरू में आए, तो उसके एंड पर आमतौर पे कोमा लगा देते हैं, एंड पर आए तब भी कोमा लगा देते हैं। जैसे आपने एक लेसन पढ़ा था, नॉर्मा लुक्ड एट आर्थर, ये पूरा सेंटेंस मुकम्मल हो गया, नॉर्मा लुक्ड एट आर्थर। आगे एक वर्ड इस पूरे जुमले के लिए आएगा, कोमा लगा के लिखा था स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, फुल स्टॉप। सो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 में आपने देखना है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेशन आपका वर्ड है, सेकंड ऑप्शन बी आंसर है। और आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट, लर्न एंड कंडक्ट बिजनेस। एक बात हो गई, ये इसका मतलब ये पैराग्राफ इंटरनेट के बारे में है और ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, उससे लर्न करते हैं और बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये तीन काम आप इंटरनेट से करते हैं। वाइल इट हैज़ मेड इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल, मतलब आपके पहुंच हो गई इस तक। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ चैलेंज। अब ये देखिएगा कि वाइल जो है आपके पास पढ़ते वक्त आपने देखना है कि वाइल के बाद दो ऐसी बातें आती हैं जो मीनिंग के लिहाज से अपोजिट होती है। वो कह रहा है एक तो इसने इजीली एक्सेसिबल कर दिया है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कॉमा लगाने के बाद अपोजिट बात आएगी, इट हैज़ क्रिएटेड चैलेंजेस सच एज मिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देता है तो इसका चैलेंज क्या हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करता था, आप चीज़ें लर्न करते थे, प्राइवेसी कंसर्न आ गई। देयरफॉर, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाउ एवर जब जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो पंक्चुएशन मार्क कॉमा आता था, वो आपका आंसर था। ऐसे ही देयरफॉर जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो उसके बाद कॉमा आता है। Therefore, users should only enjoy its benefits, but also develop the ability to think critically. ये इसमें सजेस्ट कर रहा है वो, and verify the information, यानी इंफॉर्मेशन को कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आपने वेरीफाई कर लेना है, डबल चेक कर लेना है उसको, बिफोर एक्सेप्टिंग इट एज ट्रू। यानी आप कर देते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, इट शुड नॉट बी द वे। क्वेश्चन करते हैं इस पैराग्राफ के मुतालिक, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आपने पढ़ लिया, द इंटरनेट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड challenges, so users should think critically। आंसर आपके पास बीटा हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लीस्ट नहीं आएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड वेरीफाई इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। वेरीफाई कर लेना, कंफर्म कर लेना, सेकंड ऑप्शन बी। एंड दिस इज द एंड ऑफ फास्ट ओरिजिनल क्वेश्चन सीरीज 2026।